हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका विभाजन अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया, समसूत्री और अर्धसूत्री। अगला जो चैप्टर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भाई जनन क्रिया, रिप्रोडक्शन। जनन क्रिया। और अपन स्टार्टिंग जब शुरू में बायो का सिलेबस स्टार्टिंग से शुरू किया था तब मैंने बताया था सजीव और निर्जीव का जो मेन डिफरेंस होता है कि सजीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं जनन क्रिया। डीएनए की प्रतिकृति बनाना, अपने समान नए जीव उत्पन्न करना। तो प्रत्येक सजीव द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक सजीव द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो क्रिया की जाती है वो जनन है। उसके लिए जनन आवश्यक है। दूसरी बात, कोई भी जीव जितना सूक्ष्म होगा, जितना छोटा होगा, उसमें जनन की क्षमता उतनी ज़्यादा पाई जाती है। कारण, क्योंकि सूक्ष्म जीव को जीवित रहने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। बहुत सारे जीव, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, बहुत सारे जीवन संघर्ष में समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा जनन करते हैं ताकि उनकी कुछ संतानें या कुछ उनके जीव बचे रहें, ताकि अगली आने वाले भविष्य में उनका अस्तित्व बना रहे। जितना जीव बड़ा होता है, बड़े जंतु जैसे हाथी वगैरह इस तरह से हो गए, जितना जंतु बड़ा होता है ना, उसमें जनन की क्षमता उतनी कम होती है। कारण उनको वही वातावरण संघर्ष स्थिति कम है, वो स्थिति। तो जितना सूक्ष्म जीव होगा जनन की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है, जितना बड़ा जीव होता है जनन की क्षमता उतनी कम होती है। और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया आवश्यक है। तो जनन अपन बोलते हैं प्रत्येक सजीव द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया आवश्यक है। पहली चीज तो ये, प्रत्येक सजीव द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया आवश्यक है। और दूसरा जो मैंने बोला था कि जीव जितना सूक्ष्म होता है उसमें जीवन संघर्ष उतना ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें जनन की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। और बड़े जीवों में जनन की क्षमता उतनी कम होती है। ये जो जनन है ना, सभी जंतुओं की बात करें जिसमें सजीव सारे आ गए, पादप भी आ गए, जंतु भी आ गए, सभी पादप और जंतुओं में जनन बताया जाता है तीन प्रकार से। तीन प्रकार का जनन बताया जाता है। एक तो नाम दिया जाता है भाई लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो बोला जाता है लैंगिक जनन। दूसरा जो जनन बताया जाता है वो बताया जाता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा जो बताया जाता है, एक नाम और आप सुनते हो, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो तीन प्रकार का जनन मैंने लिखा है। एक तो नाम लिखा है लैंगिक जनन, एक लिखा है मैंने अलैंगिक जनन, और एक लिखा है कायिक जनन। अब ये जो लैंगिक जनन है वो बोला जाता है उन जंतुओं में जिनमें नर और मादा का भेद है, यानी जनन में दो जनक भाग लेते हैं, एक तो नर और एक मादा। इसलिए जो संतति होगी वो भी उनमें से एक होगी, या तो नर होगी या मादा होगी। तो इनमें जनक दो होते हैं और उनसे होने वाली संतति, उत्पन्न जो संतति है उसका लिंग निर्धारण होता है कि वो संतति भी नर होगी या मादा होगी। अलैंगिक जनन में जनक एक ही होता है, यहाँ पर लिंग निर्धारण प्रक्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि जनक एक है तो वही उसी से नया जीव बनेगा, वहाँ पर कोई नर मादा का भेद नहीं है। सेम इसी प्रकार से कायिक जनन में ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। डिफरेंस ये है कि अलैंगिक जनन में जैसे
कुछ निश्चित सजीव के किसी निश्चित भाग में जनन क्रिया हो रही है। कायिक जनन मुख्य रूप से पादपों में बताया जाता है। इसमें देखो कायिक जनन में भी कोशिका विभाजन वही है समसूत्री जो अलैंगिक जनन में होता है, लेकिन ये कायिक जनन नाम क्यों दिया गया? कुछ पादप जिनमें बीज नहीं बन पाते हैं, ऐसे पादपों में पौधे के अन्य भाग जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, पत्तियां हुई, इनसे नया पादप विकसित हो जाता है। यानी पादप के अन्य भागों में जनन भागों के अलावा अन्य पादप के अन्य भागों में भी जनन की क्षमता पाई जाती है, तो उनसे होने वाला जनन नाम दे दिया गया कायिक जनन, शरीर से होने वाला। तो लैंगिक जनन में सबसे पहली चीज कि जनक इसमें कितने हैं भाई? 2, एक तो नर और एक है मादा। अलैंगिक जनक में जनक है एक, जनक एक है, और कायिक जनन में भी जनक कितना है भाई? एक है। यहां पर भी जनक एक ही है। तो लैंगिक जनन में जनक 2 है, नर और मादा। अलैंगिक और कायिक में एक एक ही बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब देखो यहां पर ध्यान दो, लैंगिक जो जनन है उसमें 2 जनक है ना, नर और मादा, तो यहां पर 2 क्रिया जरूरी हो जाती हैं। एक क्रिया तो युग्मक निर्माण और एक क्रिया निषेचन, फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण और फर्टिलाइजेशन, युग्मक निर्माण निषेचन दोनों लैंगिक जनन में पाया जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में युग्मक निर्माण पाया जाता है, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण और उनका मिलना आपस में निषेचन, ये दोनों चीज लैंगिक जनन में पाई जाती है। अलैंगिक जनन में और कायिक जनन में दोनों स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पर 2 जनक है ही नहीं। और ये पॉइंट अपन ने पहले भी बोला था, अभी मैं कोशिका विभाजन पढ़ रहा था, कि लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहे, इसके लिए युग्मक निर्माण और निषेचन क्रिया दोनों आवश्यक हैं, तभी अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान हो पाएगी, जो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों चीज लैंगिक जनन में है, इन दोनों में नहीं है। उसके बाद में लिंग निर्धारण, संतति का लिंग निर्धारण, और ये प्रक्रिया भी इसमें तो पाया जाता है। लिंग निर्धारण प्रक्रिया लैंगिक जनन में होती है, अलैंगिक कायिक जनन में ये प्रक्रिया नहीं होती है। फिर कोशिका विभाजन की अगर बात कर लें कि कोशिका विभाजन, अब ध्यान रखना यहां पर कोशिका विभाजन दोनों पाए जाते हैं, अर्धसूत्री व समसूत्री। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों। अब बताओ इसमें दोनों कैसे लिखे अपन ने? जब युग्मक निर्माण होगा, अंडाणु शुक्राणु बनेंगे, नर में अंडा शुक्राणु, मादा में अंडाणु, तब तो होगा अर्धसूत्री विभाजन, n कोशिका बनेंगी, और उनके निषेचन के बाद में जो पहली कोशिका बनेगी 2n, उससे भ्रूण का परिवर्धन होगा। तो वहां जब परिवर्धन होता है, शरीर बनता है, तब पाया जाता है समसूत्री। तो लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन दोनों पाए जा रहे हैं, अर्धसूत्री भी और समसूत्री भी। और अलैंगिक जनन में केवल कौन सा पाया जाता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और कायिक जो जनन है उस सॉरी भाई, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अर्धसूत्री विभाजन में कौन सा विभाजन पाया जा रहा है भाई? अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन पाया जा रहा है? केवल समसूत्री। और यहां पर भी कौन सा पाया जा रहा है? केवल समसूत्री। ये स्थिति है। तो कोशिका विभाजन पूछेगा लैंगिक जनन में तो दोनों बताओगे, युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री, भ्रूण परिवर्धन के दौरान समसूत्री। और अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री। कायिक जनन में भी केवल और केवल समसूत्री। ये स्थिति पाई जाती है विभाजन की। तो अभी जो अपन ने बताया,
अब एक पॉइंट और मैं जोड़ देता हूं इसमें, वो जोड़ देता हूं एग्जाम्पल, उदाहरण। देखो जो लैंगिक जनन है इसमें अपन लिखेंगे उच्च वर्गीय पादप व जंतु। अब उच्च वर्गीय पादप में कौन आते हैं? इसमें आते हैं भी एंजियो सॉरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जैसे पुष्पी पादप की बात करें, पुष्पी पादपों में पाया जाता है लैंगिक जनन, जो अपन पढ़ेंगे। और उच्च वर्गीय जंतु जिनमें अपन सबको देखते हैं, बड़े जंतुओं को। समसूत्री में आएंगे निम्न वर्गीय पादप जंतु। निम्न वर्गीय पादप व जंतु। अब इसमें निम्न वर्गीय लिखा है तो बताओ अपन इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ व ये कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिख दिया आदि। इसी प्रकार से सिलेंट्रेटा वगैरह, पोरीफेरा, इनमें भी आ जाते हैं। कायिक जनन वे पादप, मुख्यतः वे पादप जिनमें बीज नहीं बनते। मुख्यतः वे पादप जिनमें बीज नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल केला, अंगूर, गुलाब, चमेली, पत्थर चट्टा, ब्रायफिलम बोलते हैं ना अपन, पत्थर चट्टा, इस प्रकार के इनमें पाया जाता है कायिक जनन। तो 3 प्रकार का जनन बताया अपन ने, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। लैंगिक जनन पाया जाता है उच्च वर्गीय पादप और जंतुओं में, अलैंगिक पाया जाता है निम्न वर्गीय पादप और जंतु। और वे पादप जो आते हैं तो उच्च वर्गीय में लगभग, लेकिन इनमें बीज नहीं बन पाते हैं, तो अगली पीढ़ी के लिए नए पौधे का निर्माण होता है पौधे के शरीर के किसी भाग से, वो कहलाता है कायिक जनन। तो 3 प्रकार का जनन अपन ने यहां बोला है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन। और प्रत्येक सजीव द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया आवश्यक है, यह अपन ने बताया था जनन के लिए। तीनों प्रकार का जो जनन बताया। अब इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लैंगिक जनन। कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं भाई? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की बात करें, जिनमें जनक 2 होंगे, 2 जनक जनन क्रिया में भाग लेते हैं, नई संतति बनती है। उनमें शुक्राणु, अंडाणु जो कोशिका होती है, उनके आनुवंशिक पुनर्गठन से नए लक्षणों का समावेश भी होता है, वो प्रक्रिया इसमें चलती है। अब लैंगिक जनन, तो इसमें मैं बता रहा हूं, लैंगिक जनन क्रिया निम्न 3 चरणों में पूर्ण होती है। चाहे वो पादप की बात कर ले या जंतु की। उच्च वर्गीय पादप और जंतुओं में जो लैंगिक जनन पाया जाता है वो निम्न 3 चरणों में, लैंगिक जनन प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में पूर्ण होती है। अब वो तीनों चरण कौन से हैं? सबसे पहला चरण जो है वो है भाई युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण। दूसरा चरण है भाई निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और तीसरा चरण है भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियो
डेवलपमेंट। पहला कौन सा बताया, युग्मक निर्माण, दूसरा निषेचन और तीसरा भ्रूण का परिवर्धन। इन 3 चरणों में लैंगिक जनन पूरा होता है। युग्मक निर्माण सबसे पहला चरण है, जहां नर में तो बनते हैं शुक्राणु और मादा में बनते हैं अंडाणु। और दूसरा है निषेचन, शुक्राणु अंडाणु जो मिले उनका मिलना, उससे मिलने से जो कोशिका बनेगी युग्मनज, एक कोशिका जो बनेगी सबसे पहली जाइगोट, उससे फिर भ्रूण का परिवर्धन होगा, शरीर के सारे अंगों का निर्माण होगा, फिर उसका विकास होगा, शरीर का निर्माण होगा पूरा, ये स्थिति है। तो यहाँ तक का जो भ्रूण का परिवर्धन है ये प्रोसेस चलता है मादा के गर्भाशय में। उसके बाद में भ्रूण परिवर्धन जब कंप्लीट हो जाता है, यानी सारे बॉडी और ऑर्गेन्स का निर्माण हो जाता है, तब उसके बाद में उसका जन्म होता है और फिर उसकी वृद्धि होती है। इस आधार पे ये पढ़ते हैं पूरा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप अपन कौन सी पढ़ेंगे भाई, युग्मक निर्माण। पहली स्टेप जो है युग्मक निर्माण। लैंगिक जनन में जो सबसे पहली स्टेप अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण, ध्यान दो इधर। इसमें मैं सबसे पहले बता रहा हूं, पहला पॉइंट है नर जनन ग्रंथि, उसका नाम है वृषण, टेस्टिज। नर जनन ग्रंथि वृषण, और ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। वृषण ग्रंथि जो है 1 पेयर है, एक जोड़ी है, और शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित, शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित है। वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित है। और इसका कारण क्या बताया था अपन ने, शुक्राणु निर्माण ताप। भाई नर में शुक्राणु बनेंगे ना, शुक्राणु निर्माण ताप जो अपन ने बताया था, शुक्राणु निर्माण ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्राणु निर्माण ताप, शरीर ताप जो अपन ने बताया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने के कारण, यानी नर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और शरीर का टेम्परेचर अपना कितना रहता है 37। तो शरीर के अंदर वृषण में शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए वृषण कोश में शरीर से बाहर स्थित होते हैं। सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वृषण कोश में जो पेशियां हैं वो वृषण कोश को संकुचित करके शरीर के पास ले आती हैं, ताकि सर्दियों में शरीर की गर्मी से थोड़ा टेम्परेचर उसका सही रहे। तो शुक्राणु निर्माण ताप शरीर ताप से कम होने के कारण ये शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित हैं। ये नर जनन ग्रंथि अपन बताते हैं वृषण। अब नर युग्मक का नाम क्या है भाई, शुक्राणु, जिसको अपन बोलते हैं स्पर्म। नर युग्मक शुक्राणु, और शुक्राणु किस प्रकार की कोशिका है भाई, युग्मक कोशिका कैसी होती है, अगुणित कोशिका, हैप्लोइड सेल। अगुणित कोशिका का मतलब गुणसूत्रों का एक सेट। तो नर युग्मक शुक्राणु है जिसको जो होती है अगुणित कोशिका। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, नर युग्मक बताया अपन ने, एक पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पर, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन, ये है शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया, और इस शुक्राणु निर्माण यानी शुक्र जनन का जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ बताया जाता है अभी 12 से 13 वर्ष की आयु से।
शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया का, शुक्रजनन का प्रारंभ कब होता है भाई? 12 से 13 वर्ष की आयु से। और इसी में एक पॉइंट जोड़ देंगे, शुक्र जनन क्रिया, शुक्र जनन क्रिया जीवन पर्यंत होती है, लाइफ टाइम। नर में शुक्राणु का निर्माण 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत होता है। अब ये जो शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया अपन बता रहे हैं शुक्र जनन, सेम इसी प्रकार से पहला जो मैंने अभी अपन डिस्कस किया, नरजनन ग्रंथि, नाम क्या है अभी? वृषण ग्रंथि, संख्या है 1 पेयर, शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित। कारण शरीर का टेम्परेचर और शुक्राणु निर्माण का टेम्परेचर का डिफरेंस। नरयुग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका है। शुक्राणु निर्माण क्रिया को क्या नाम दिया जाता है? शुक्र जनन। ये शुक्र जनन कब प्रारंभ होता है? 12 से 13 वर्ष की आयु से। और कब तक होता है? जीवन पर्यंत। ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया। अब शुक्र जनन जो क्रिया होती है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया, वो होती है वृषण ग्रंथि में। वृषण ग्रंथि के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। एक वृषण ग्रंथि में 250 से 300 होती है, लोब होती हैं, पुटिकाएं, पिंडक बोलते हैं जिनको, लोब पिंडक पाए जाते हैं। और एक पिंडक में लगभग 2 से 3 होती है शुक्र जनन नलिकाएं, जो कि बहुत ही कुंडलित होती हैं। तो लगभग, यानी बात करें तो एक वृषण कोश में लगभग 750 से 1200, 750 से 1200 के लगभग शुक्र जनन नलिका होंगी। भाई मैंने बताया एक वृषण के अंदर जो पिंडक हैं उनकी संख्या है 250 से 300, और एक पिंडक में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं 2 से 3। तो लगभग अनुमान जो लिया जाता है शुक्र जनन नलिकाओं का, वो लिया जाता है 750 से लगभग 1200 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं एक वृषण में। और शुक्र जनन नलिका जो होती है, शुक्र जनन नलिकाओं की जो उपकला होती है वो बोली जाती है जनन उपकला। कौन सी उपकला? जनन उपकला। क्यों? जनन में काम आती है। उस जनन उपकला की कोशिकाएं 2 प्रकार से होती हैं। एक कोशिका बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका, और एक बोलते हैं सर्टोली कोशिका। मैंने बताया एक वृषण में 250 से 300 पिंडक होते हैं, एक पिंडक में 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है। और शुक्र जनन नलिका की जो उपकला है उसको नाम देते हैं जनन उपकला। जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं, शुक्र जनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। अब शुक्र जनन कोशिका तो करती है शुक्राणु का निर्माण, तो सीधा सीधा पॉइंट ये आ गया कि शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या नाम दिया जाता है? शुक्र जनन कोशिकाएं। ये शुक्र जनन कोशिका कहाँ मौजूद है? शुक्र जनन नलिकाओं की जनन उपकला में। शुक्र जनन नलिकाएं किसमें पाई जा रही हैं? पिंडक में। पिंडक किसमें मौजूद है? वृषण के अंदर। शुक्र जनन नलिकाओं में से शुक्राणु का निर्माण होता है, उसको नाम दिया जाता है शुक्र जनन क्रिया। ये जो शुक्राणु निर्माण क्रिया होती है, पूरे शुक्र जनन का टाइम रहता है लगभग 74 दिन। कितने दिन भाई? 74 दिन। 74 दिन में जाकर एक शुक्राणु परिवर्धित होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना अपने को। तो शुक्र जनन नलिकाएं जो मैं यानी दोनों तीनों पॉइंट बोला, मैं एक बार नोट करा रहा हूं। प्रत्येक वृषण में, ये ध्यान रखना अपन बात करने जा रहे हैं मनुष्य के लिए भी, तो मैं जोड़ ही देता हूं ये पॉइंट ताकि ध्यान रहे। मनुष्य के प्रत्येक वृषण में 250 से 300 वृषण कोश पिंडक होते हैं, और प्रत्येक पिंडक में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक पिंडक में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। और शुक्र जनन नलिका शुक्र जनन नलिकाओं की जनन उपकला
एपिथेलियम जो अपने बताई थी। उपकला वो है आवरण जो होते हैं सभी में, जितने भी आवरण है ना बॉडी ऑर्गेन्स के, वो सब उपकला है, एपिथेलियम है। अब शुक्र जननलिकाओं की उपकला है तो जनन उपकला, कि जनन उपकला में निम्न दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। निम्न दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो बोली जाती हैं भाई शुक्रजनन कोशिकाएं, शुक्रजनन सेल्स, ये वो हैं जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ये तो वो कोशिकाएं जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और एक पाई जाती है सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स वो हैं जो करती हैं शुक्राणु का पोषण, शुक्राणु का पोषण वो पाई जाती हैं। एक इन्हीं पिंडक के बीच में जो मौजूद रहती हैं, शुक्रजन नलिकाओं के बीच में मौजूद रहती हैं अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स जो होती है ना, उनका काम होता है, लीडिंग सेल्स का काम है नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, जो अपन ने लिखवाया था हार्मोन जब चैप्टर पढ़ाया था तब। तो अपन ने बताया जनन उपकला में 3 प्रकार की कोशिकाएं, शुक्रजनन कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स, ये तो करती हैं शुक्राणु का निर्माण और ये करती हैं शुक्राणु का पोषण। अब अभी मैंने बताया शुक्रजनन में कुल 74 दिन का समय लगता है। भाई यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, कई जगह ये 64 दिन भी दिया हुआ है, मैंने अभी जो लिखा है 74 दिन, क्योंकि अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में 74 दिन ही दिया हुआ है। और अपन एग्जाम रीट का देने जा रहे हैं या राजस्थान का कोई भी एग्जाम देंगे तो राजस्थान जो अगर तथ्य के रूप में लगाएं तो अपन उसको ओरिजिनल मानेंगे। तो शुक्रजनन में कुल कितने दिन का समय लगता है भाई? 74 दिन का समय लगता है, यानी एक शुक्राणु के परिवर्धन में लगा समय। एक शुक्राणु के परिवर्धन में लगा समय वो है भाई 74 दिन। अब ये जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है, ध्यान दे लो एक बार वापस से। अपन ने प्रोसेस शुरू किया है युग्मक निर्माण, पहला प्रोसेस लैंगिक जनन का युग्मक निर्माण। पहले अपन इसमें बता रहे नर के लिए, नर जनन ग्रंथि को नाम क्या देते हैं? जंतुओं में वृषण, एक जोड़ी पाई जाती है शरीर से बाहर, वृषण कोष में होती है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। नर युग्मक बोलते हैं शुक्राणु। शुक्रजनन शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ, ये सब अपन मनुष्य के लिए लिख रहे हैं। और मनुष्य के प्रत्येक वृषण में 250 से 300 ml पिंडक होते हैं, प्रत्येक पिंडक में 2 से 3 शुक्रजन नलिका होती हैं। शुक्रजन नलिकाओं की जननोपकला में 2 कोशिकाएं इस प्रकार से काम कर रही हैं। शुक्रजनन में कुल 74 दिन का समय, यानी एक शुक्राणु के परिवर्धन में कितना समय लगता है? 74 दिन का समय लगता है। अब ये शुक्रजनन जो प्रोसेस होता है, शुक्राणु निर्माण का प्रोसेस, उसको अपन एक बार समझेंगे, ध्यान दो। ये जो लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे अपन ने बताया था शुक्रजनन, शुक्रजनन या शुक्राणु निर्माण क्रिया, ये जो है ये है शुक्रजनन कोशिका, शुक्रजनन कोशिका। जनन उपकला में ये कोशिकाएं परिवर्धित होती हैं। शुक्रजनन कोशिका की स्थिति बताएंगे कौन सी? अपन 2n, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजनन कोशिका। और ये जो शुक्रजनन कोशिका है ना, इनमें शुक्रजनन कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। ध्यान रखना, जनन उपकला की जो शुक्रजनन कोशिकाएं हैं उनमें होता है समसूत्री विभाजन। इनमें से कुछ कोशिकाएं पोषण के द्वारा अलग से वृद्धि करती हैं, और ये जो वृद्धि करती है ना, इनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्र कोशिका।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्र कोशिका। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये भी 2n है, यानी ये पोषण करके ये कोशिका क्या बन गई भाई, प्राथमिक शुक्र कोशिका। और ये यही कोशिका है शुक्रजनन कोशिका ही परिवर्तित होकर प्राइमरी शुक्र कोशिका बनी, इनमें विभाजन से कोशिका बनती है, तो ये इसी के समान होती है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा अर्धसूत्रण फर्स्ट, यहां पर मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो बताया था अपन ने मियोसिस फर्स्ट ही तो वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन है, तो 2n से स्थिति क्या हो जाएगी n, और इसको बोला जाता है द्वितीयक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्र कोशिका, जो कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से ये अगुणित कोशिका बन गई, 1 से 2 कोशिका। एक प्राइमरी शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 2 अगुणित कोशिका बनती हैं, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इनमें होता है मियोसिस सेकंड, यहां होता है मियोसिस सेकंड, लेकिन बताओ मियोसिस सेकंड कैसा था, समसूत्री विभाजन, तो बताओ ये कोशिका जो बनेंगी वो तो n ही रहेंगी, इसी के समान रहेंगी, ये जो कोशिका बनेगी वो तो n ही रहेंगी। और इनको बोला जाता है शुक्राणु पूर्व, इनको मैं क्या नाम दे रहा हूं भाई, शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटेड, शुक्राणु पूर्व। और ये जो शुक्राणु पूर्व, तो एक शुक्रजनन कोशिका से चार शुक्राणु पूर्व बने। ये जो शुक्राणु पूर्व है ना, ये रूपांतरित होते हैं शुक्राणु के अंदर, तो ये जो अपन बोलते हैं शुक्राणु स्पर्म। अब इसमें और इसमें परिवर्तन में फर्क क्या आया, शुक्राणु पूर्व देख रहे हो और शुक्राणु देख रहे हो, ये शुक्राणु बन गया, पूंछ का निर्माण हो गया। देखो शुक्राणु पूर्व बोला जाता है नॉन मोटाइल, अचल कोशिका, यानी शुक्राणु पूर्व में कोई गमन की क्षमता नहीं है, ये अचल कोशिका है। जबकि शुक्राणु कैसी कोशिका हो गई, मोटाइल सेल चल कोशिका, पूंछ बन गई ना, शुक्राणु गमन कर सकता है। तो ये स्पर्मेटिड और स्पर्म, इसमें डिफरेंस यही आ गया कि ये अचल कोशिका है और ये कैसी है अभी, चल कोशिका। तो अभी मैंने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है शुक्रजनन को। शुक्रजनन कोशिका द्विगुणित कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया, उनमें विभाजन से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2n है। इनमें होता है अर्धसूत्रण फर्स्ट, तब बनती है अगुणित कोशिका, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं अगुणित, यानी समसूत्र, मियोसिस सेकंड होता है, स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड परिवर्तित होते हैं शुक्राणु में। यहाँ डिफरेंस ये हो जाता है, ये अचल कोशिका है, ये चल कोशिका है। अब यहाँ पर ये जो ध्यान जो अपने को रखना है, वो ध्यान क्या रखना है भी, आपसे ये पूछा जाता है। एक तो ये हो गया सीधा ही शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका है, ये अपन ने नोट कर लिया। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कौन सी वाली सेल में हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो यहां जो मैं पॉइंट नोट करा रहा हूं, अर्धसूत्रण फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में था है। और एक पॉइंट जो यहां पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड अचल, जबकि स्पर्म चल कोशिका है। और इन एक शुक्राणु के परिवर्तन में कितना समय लगा भाई, 74 दिन का समय लगा। इस पूरे प्रोसेस में 74 दिन का समय लगा। ध्यान रखना, शुक्रजनन कोशिकाओं में शुक्राणु निर्माण की क्षमता जो रहती है, या शुक्राणु निर्माण क्रिया लगातार चलती रहती है, और प्रत्येक बार में असंख्य शुक्राणु निर्मित होते हैं।
ये उसमें बताया जाता है। तो पहला जो युग्मक निर्माण में अपन ने पढ़ा, शुक्राणु का निर्माण, शुक्रजनन क्रिया। अब ये जो शुक्रजनन क्रिया है ना, इसी की समान होती है अंडजनन क्रिया। पहला युग्मक निर्माण में पहला पढ़ा अपन ने शुक्राणु निर्माण, ऐसे होता है अंडाणु निर्माण जो कि होता है मादा युग्मक। ये तो हो गया नर युग्मक, फिर होता है मादा युग्मक। तो अगला जो पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, शुक्रजनन अपन ने कंप्लीट किया, उसके बाद में शुरू होता है अंडजनन। तो यहां जो मैं बताने जा रहा हूं कि वहां अपन ने बताया नर जनन ग्रंथि वृषण, अब मैं नोट करवा रहा हूं मादा जनन ग्रंथि, और इसको नाम दिया जाता है अंडाशय, ओवेरी, ओवेरी, और ये भी वन पेयर। मादा जनन ग्रंथि, अंडाशय, और ये शरीर में, मादा के शरीर में पेल्विक गुहा में, मादा के शरीर में पेल्विक गुहा में गर्भाशय के पास स्थित, गर्भाशय के पास स्थित, मादा के शरीर में पेल्विक गुहा में गर्भाशय के पास स्थित। तो अंडाणु निर्माण क्रिया बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेट है। तो अंडाणु निर्माण क्रिया बॉडी के टेम्परेचर पर हो रहा है, तो शरीर के अंदर ही स्थित है अंडाशय ग्रंथि, जो अंडाशय ग्रंथि अपन ने बताई मादा जनन ग्रंथि। उसके बाद में देखो पॉइंट जो बता रहा हूं, अंडजनन, oogenesis, oogenesis, अंडजनन बोलते हैं भाई अंडाणु निर्माण क्रिया, अंडाणु निर्माण क्रिया। और अंडजनन का प्रारंभ, देखो अंडजनन क्रिया जो होती है ना, वो भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाती है, भ्रूणावस्था से। और अंडजनन का, अंडजनन क्रिया, अंडजनन क्रिया 45 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष की आयु पश्चात बंद हो जाती है। कई बार हार्मोन असंतुलन से ये क्रिया अधिक उम्र भी होती है, जैसे कई बार अपन अखबार में पढ़ते हैं 65 वर्ष की महिला ने गर्भ धारण किया, 70 वर्ष की महिला ने गर्भ धारण किया, वो होता है हार्मोन असंतुलन के कारण। बाकी सामान्य रूप से ये क्रिया 45 से 50 वर्ष की आयु पश्चात बंद हो जाती है, जिसे रजोनिवर्ती, जिसे रजोनिवर्ती मेनोपॉज कहा जाता है। रजोनिवर्ती का मतलब है अंडाणु निर्माण क्रिया बंद हो जाना, अंडाणु निर्माण क्रिया बंद हो जाना, वो कहा जाता है रजोनिवर्ती। और अंडजनन प्रारंभ कहाँ से हुआ भाई? भ्रूणावस्था से। अब ये जो अंडजनन क्रिया है ना, इस अंडजनन की क्रिया की बात अगर अपन करें, एक अंडाणु के परिवर्धन में, एक अंडाणु के परिवर्धन में 14 दिन का समय लगता है। शुक्राणु परिवर्धन में कितना बताया अपन ने? 74 दिन। एक अंडाणु के परिवर्धन में कितने दिन का समय लगता है भाई? 14 दिन का समय लगता है। अब इस पॉइंट को अपन समझेंगे एक बार, जो अपन बता रहे थे अंडजनन क्रिया, जो भी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडजनन क्रिया, देखो मादा की जो अंडाशय ग्रंथि है ना, अंडाशय ग्रंथि में जैसे शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, उनमें जनन उपकला होती है, वो शुक्रजनन नलिका, शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं। ऐसे मादा के अंडाशय में अंडजनन कोशिका होती हैं, और अंडजनन कोशिका जो बोली जाती हैं, जैसे ये अंडजनन कोशिका अपन ले, अंडजनन कोशिका, और अंडजनन कोशिका भी कैसी होगी भाई? 2n। अंडजनन कोशिका भी कैसी होगी? 2n।
उगोनिया इसको बोला जाता है, उगोनिया, अंडजनन कोशिका उगोनिया बोलते हैं। ये जो अंडजनन कोशिका है ना, इससे इस अंडजनन कोशिका पोषण के द्वारा ये अंडाणु निर्माण क्रिया शुरू करेंगी, यानी इनमें समसूत्री विभाजन ही होता है और इनसे बनते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte वहां बताया था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंड कोशिका, प्राथमिक अंड कोशिका। और ये कोशिका कैसी है भाई, वही 2n है। प्राथमिक अंड कोशिका में होता है मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्रण फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्रण फर्स्ट हुआ तो बताओ क्या स्थिति हो गई, n और n। इनमें से ये जो कोशिका है ना, ये यानी जो अंड मियोसिस फर्स्ट होता है तो जो कोशिका बनती है वो आकार के आधार पे भिन्न होती है। ये एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी बनती है। ये जो बनती है ना, ये जो कोशिका बनती है इसको तो बोला जाता है सेकेंडरी oocyte, इसको नाम देते हैं द्वितीयक अंड कोशिका या सेकेंडरी oocyte। और इसको बोला जाता है पोलर सेल, ध्रुव कोशिका, ध्रुव कोशिका, पोलर सेल। तो यानी प्राइमरी oocyte में जब अर्धसूत्रण फर्स्ट हुआ तो 2n से n कोशिका होगी, जो अंडाणु में परिवर्तित होगी वो तो सेकेंडरी oocyte और एक ये बन गई ध्रुव कोशिका। और अब इनमें होता है मियोसिस सेकेंड। अब बताओ जो मियोसिस सेकेंड होगा वो तो समसूत्री होगा, वो तो कैसा होगा, समसूत्री होगा। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये परिवर्तित होकर बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु कोशिका, ओवम, जो कि अगुणित कोशिका है। ये सब की सब बोली जाती है वही ध्रुवीय कोशिका, पोलर बॉडीज, ध्रुवीय क्या या पोलर सेल्स इनको बोलते हैं, पोलर बॉडीज। और ये सब की सब पोषण में काम आती हैं, अंडाणु के परिवर्धन में काम आती हैं। पोलर सेल्स जो होती हैं वो अंडाणु में काम आती हैं, वो जनन में भाग नहीं लेती। इसका मतलब एक ही अंडाणु कोशिका परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार से अगर अंडजनन की अगर अपन बात करें, दूसरी प्रक्रिया जो अपन ने बताया अंडजनन क्रिया, इसमें अंडजनन कोशिका हो गई, अंडजनन कोशिका से प्राइमरी oocyte बनती हैं, वो विभाजन से समसूत्री विभाजन से सेम कोशिका होती है। इनमें होता है अर्धसूत्रण फर्स्ट, तब एक तो बनती है सेकेंडरी oocyte और एक ध्रुवीय कोशिका। सेकेंडरी oocyte में फिर से विभाजन से ध्रुवीय कोशिका और अंडाणु परिवर्तित होता है, इनमें विभाजन से और ध्रुवीय कोशिका बनती है। ये सब के सब अंडाणु का पोषण करती हैं। तो शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण जो अपन ने बताया, युग्मक निर्माण क्रिया, युग्मक निर्माण क्रिया जो होती है किसमें, नर में तो शुक्राणु निर्माण क्रिया और मादा में अंडाणु निर्माण क्रिया। जो युग्मक निर्माण क्रिया होती है वो दोनों में समान रूप से अपन ने देखा कि नर जनन ग्रंथि वृषण, मादा जनन ग्रंथि अंडाशय, नर शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन, अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन। जो नर जनन ग्रंथि वृषण है वो भी 1 पेयर, मादा जनन ग्रंथि अंडाशय है वो भी 1 पेयर। वृषण ग्रंथि शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित, क्योंकि शुक्राणु निर्माण का ताप बॉडी टेम्परेचर से कम है। अंडाशय ग्रंथि मादा की पेल्विक गुहा में स्थित, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के अनुसार है अंडाणु निर्माण प्रक्रिया का। शुक्रजनन और अंडजनन कोशिकाएं हो गई जो जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होगा। शुक्रजनन और अंडजनन जो होगा वो कोशिकाएं उनके आधार पे नाम दे देते हैं। ये होती हैं जनन उपकला, जो कि वृषण में और अंडाशय में पाई जाती हैं। इन जनन उपकला में समसूत्री विभाजन से डेवलप जो होती हैं, शुक्राणु के लिए तो बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया और अंडाणु के लिए बनती हैं oogonia, जो कि 2n सेल हैं। जनन कोशिका कैसी है भाई, 2n है। उन कोशिकाओं में परिवर्तित होकर जो बनती है, शुक्राणु के लिए तो बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और अंडाणु के लिए बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ये कोशिका दोनों वही 2n है, परिवर्तित होकर ये 2n कोशिका ही बनती हैं। इनमें विभाजन जब होता है वो होता है अर्धसूत्रण फर्स्ट, तो वहां तो बन जाते हैं 1 से 2 कोशिका जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पर भी 1 से 2 कोशिका बनती हैं। लेकिन ये कोशिका जो बनती हैं वो
आकारात्मक रूप से, आकार के आधार पर भिन्न रूप से बनती है। एक पोषण करके वृद्धि करके ज़्यादा बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ये बनती है सेकेंडरी oocyte, ये पोलर सेल, वहाँ वो दोनों बराबर हैं। और फिर जब इनमें अर्धसूत्रण सेकंड होता है, जो कि वास्तव में समसूत्री विभाजन है, तब ये कोशिका यहाँ, तो ये परिवर्तित होकर अंडाणु बनेगा, बाकी सब इसका पोषण करेंगे। ये सब कोशिका इसका क्या करेंगे भाई? पोषण। ये सब कोशिका अंडाणु का पोषण करती हैं। और वहां पर सभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड अचल कोशिका में बदलती हैं और फिर उससे शुक्राणु का परिवर्धन होता है। ये है युग्मक निर्माण प्रक्रिया, नर में शुक्राणु निर्माण और मादा में अंडाणु निर्माण। अब यहाँ पर भी जो पॉइंट नोट करने वाला है, तो अपन अगर ध्यान दें तो एक तो ये ध्यान देना है कि अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट किस में होता है? प्राइमरी oocyte में होता है। तो दोनों में सेम याद रखना, वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ प्राइमरी oocyte होता है। और एक यहां जो अपन ने बताया कि सेकेंडरी जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte अंडाणु में परिवर्तित होता है। सेकेंडरी oocyte अंडाणु में परिवर्तित होता है, जबकि ध्रुवीय कोशिकाएं इसका पोषण करती हैं। ध्रुवीय कोशिकाएं इसका पोषण करती हैं, ये रहता है इसमें। और एक शुक्राणु के परिवर्धन में 74 दिन का समय और एक अंडाणु के परिवर्धन में 14 दिन का समय, ये अपन ने बताया। अब इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप अपन ने बताई थी, वो अपन बता रहे थे निषेचन क्रिया, लेकिन निषेचन शुरू करेंगे अपन कल, क्योंकि अभी इसमें अपने को निषेचन शुरू करने से पहले शुक्राणु अंडाणु निषेचित होने के लिए जहाँ पहुँचते हैं, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोसेस और फिर निषेचन क्रिया यानी जनन का अगला पार्ट, पहली स्टेप पूरी की है अपन ने लगी जनन में, अभी युग्मक निर्माण। इसके बाद में अगला जो प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास।